नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। सबकी नज़र थी कि इस बार रक्षा जगत को क्या मिलने जा रहा है। तो सबसे अहम बात यह रही कि कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस सेक्टर को ही मिला है, जो इस बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में आत्मनिर्भरता की बात करें या फिर मेक इन इंडिया की बात करें, भारत निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आज इन तमाम खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रक्षा और टूरिज्म राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं इस वक्त संसद टीवी पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल, कैसा लगा आपको इस बार का अंतरिम बजट, कैसा था? ये सर्वग्राही सर्वस्पर्शी जो हम कहते हैं वो बजट है। कोई इसमें छूटा नहीं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, इससे ऊपर उठ के ये बजट आज माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में प्रस्तुत किया है, जिसमें युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है। ये वर्गीकरण जो पंथ निरपेक्ष है, न कोई जाति का है, न धर्म का है, न कहीं पर है, जिसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ऐसा बजट है। सबके लिए समान अवसर हैं, सबके लिए। ये मेरा तेरा का भाव भी नहीं है कहीं। इसीलिए मैंने कहा सर्वग्राही सर्वस्पर्शी बजट है। और मोदी जी ने कहा है ये भविष्य की गारंटी का बजट है। वास्तव में ये भविष्य की गारंटी का बजट है, जिसे जो चाहिए हर एक के भविष्य को संवारना, भविष्य को सुरक्षित रखना, आदर्श नागरिक बनाना और उसे राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए कर्तव्य परायण बनाना। एक किस्म से वो राष्ट्र के प्रति फर्स्ट नेशन वाले सिद्धांत पर अडिग रह के काम करेगा। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले अंतरिम बजट ही पेश किया जाता है। इतनी उम्मीदें थी जितना बजट में देखने को मिला है आप लोगों को? हमेशा उम्मीद होती है। मोदी जी, आप देख लीजिए 2014 से आज तक के कार्यकाल के बजट में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चढ़े हैं। आज हम इस ऊंचाई पर हैं। मॉर्गन स्टैनली जो एक अथॉरिटी हैं आर्थिक मामलों की, आज़ादी के बाद से आज तक कभी उन्होंने तारीफ़ नहीं की भारत की। हमेशा बोले 2013 से पहले के आप उनके स्टेटमेंट्स को देख लीजिए कि भारत बहुत ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था है। और 2013 से उनके जो बयान चेंज हुए, आज देख लीजिए उन्होंने कहा है भारत सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और है भी, आपको पता है कि हम लोग एक किस्म से जो सोने की चिड़िया हमसे कहते थे, हम कैसी स्थिति में रहे, किन्होंने हमको गुलाम बनाया, पूरा देश जानता है। कितने साल गुलामी में गुजारे, कैसा संघर्ष किया, सब लोग जानते हैं। ये एक इतिहास की बातें हो गई हैं, पढ़ना भी चाहिए। मैं तो नई पीढ़ी से कहूँगा, पढ़ना चाहिए हर चीज़ को। ये एक जीके भी है, कैसे कैसे हम चले। तो वो लोग जो थे 5वीं पावर पर थे, जिनको गुलाम बनाने का श्रेय था विश्व की। हमने कोरोना के दौर में ऐसी अर्थव्यवस्था संभाली जबकि दुनिया छिन्न भिन्न हो गई थी। कई देशों ने तो हाथ जोड़ दिए, मैं हम कर्जा नहीं दे पाएंगे। क्या स्थितियां हुई आप सब जानते हैं, मेरा बोलना उचित नहीं है। कई देशों की आज भी संभल नहीं पाए हैं। ऐसे में मोदी जी ने जो मैनेजमेंट किया, जो आर्थिक जो हमारी ताकत थी उसको समेटा, बनाया, जिसे कहते हैं ना बचाया, गैर जरूरी खर्चे काटे और आवश्यक खर्चों में कटौती भी नहीं करी। हम 5वें नंबर पर आ गए और जो 5वें नंबर पर थे वो हमसे काफ़ी पीछे चले गए। और इस साल के जो बयान है और जो सदन में कहा है और जो बजट आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है, हमें क्या देश को पूर्ण विश्वास है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला है और हमेशा बोलते हैं कि हम तीसरी पावर बन जाएंगे। हम लोग आने वाले समय हाँ, थर्ड पावर बनने के लिए जा रहे हैं हम वर्ल्ड की।
कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। मतलब जाना है सबने, आप हम कोई भी जाएगा, हर एक व्यक्ति शरीर छोड़ेगा, चोला बदलेगा जी। कौन आएगा कौन रहेगा नहीं रहेगा, मैं रहूँगा या नहीं इसकी परवाह नहीं है। देश बचेगा, बच्चों का फ्यूचर बचेगा, हम नंबर 1 पर होंगे 2047 में, जब 100 साल पूरे कर रहे होंगे हम आज़ादी के। उसकी नींव ही नहीं रखी, उन योजनाओं पर काम करना प्रारंभ कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विजन देखिए उनका, उस समय कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, देश रहेगा, देश का भविष्य रहेगा और नंबर 1 पर हम लोग होंगे, हमारे बच्चे होंगे। जिस भविष्य की बात आप अजय भट्ट जी कर रहे हैं, उस भविष्य को मैं जोड़ करके देखना चाहती हूँ डिफेंस सेक्टर से, जो इस वक्त अंतरिम बजट के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि 6.48 लाख करोड़ जो है वो डिफेंस सेक्टर को, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बजट है वो अलॉट हुआ है इस सरकार में, अंतरिम बजट में। आपको क्या लग रहा है, किस तरफ इशारा है ये? देखिए, मेरा डिफेंस के बजट के बारे में इतना ही कहना है, अधिक बोलना ठीक नहीं है। पब्लिक डोमेन में आई है बात आज, ये वाली आपको पता है, सबको पता है कि जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं। और 3 ही देश ऐसे हैं जो रक्षा बजट पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, उनमें से एक हम हैं जी। कोई कमी आज नहीं रही। 62 का इतिहास पढ़िए, एक ब्रिगेडियर साहब ने एक किताब लिखी है उस समय की, उसे पढ़िए तब पता लगता है कि जो उस समय सत्ता संभाल रहे थे क्या किया, कैसा किया, देश कहाँ चले गया था। धीरे 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 जो संभाला, आज देश कहाँ है आप देख लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है कोई आंख उठा के देख ले मोदी जी के नेतृत्व में। देन एंड देयर यू हैव टू डिसाइड, आपको वहीं डिसाइड करना है। अगर कोई देश के अंदर आता है, देखा आपने जवानों के सर काट दिए गए थे, या बॉर्डर पर हमारे लोगों को परेशान करता है, उसका उत्तर वहीं पर दीजिए। जब से ये डिसाइड किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज हमारे अधिकारी और जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है। मुझे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने का अवसर मिला, भारत सरकार ने भेजा, 6-7 कंट्री बोले, जिसमें हमारा नंबर आ गया, चौथे नंबर पर तो संभवतः था। मैं जब वहाँ बोला, बोलने के बाद जो विकसित देश के लोगों ने मिलने की इच्छा जाहिर करी, और जो क्वेश्चन, जो उत्तर उनके थे और हमसे जो पूछ रहे थे, जो द्विपक्षीय वार्ताएं, बायलैटरल जो हमारी वार्तालाप उनसे हुई है, इधर उनकी टीम इधर हमारी टीम, तब पता लगा कि 9 साल में तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दिल यूँ उछाले लेने लग गया कि हम कमज़ोर नहीं है। एक होता है ना आदमी में जब आत्मविश्वास होता है तो और सीना फूलता है, कहते हैं जिसे, ऐसे सीना फूला कि मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया। आज वो लोग जो हमको मुख नहीं लगाते थे, हमारे बारे में इतने ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं और इतने प्रभावित हैं देश से, मोदी जी से। अजय भट्ट जी, आप अपने जो आपने बोला है, क्या उस टॉपिक के कुछ मुख्य बिंदु आप हमें बता सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि डिफेंस जैसा सेक्टर है, कई बाध्यताएं हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। देश पूरा देख रहा है, प्रैक्टिकली देख रहा है। देश ने गलवान देख लिया है, क्या हुआ, हमारे जवानों ने कैसा मुकाबला किया, और हमारे साथ जो वहाँ दुर्व्यवहार करने की कोशिश किया, और कैसे हमने बदला लिया, कैसे हिम्मत और ताकत के साथ एक बहुत बड़ी संख्या के ऊपर हमारे जवान टूटे, हमारे अधिकारी टूटे, और देश और दुनिया ने उसका लोहा माना और ये कहा, ये अब भारत वो भारत नहीं है। आज सारे लोग भारत से बात करने में, जिसे मर्यादा कहते हैं, मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। हमारे जो वीटो पावर वाले देश हैं, एक अति मित्र देश है हमारे, जो गलवान में हुआ था हमारा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस देश का, कि जब भी हमको पावर मिलने वाली होती है वो वीटो लगा के कहते हैं नो, लेकिन मानते हैं कि हम कम नहीं है किसी से। आज वीटो पावर वाले देश हमको देखते हैं, यानी कि मोदी जी को देखते हैं, क्या विजन है गवर्नमेंट का, मोदी जी क्या बोलते हैं। यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुई, अगर 2 पक्ष कभी लड़ते हैं, तीसरा छुड़ाने कोई जाता है, वो भी कभी कभी धक्का मुक्की या कभी कभी हाथ भी खा जाता है। आप कौन होते हैं?
एक विश्व प्रसिद्ध नहीं, विश्व में सर्वमान्य व्यक्तित्व ऐसा पैदा हुए हैं। मोदी जी, कोई ना कोई उनके अंदर कोई अंश ऐसा है बहुत बड़ा, आप माने ना माने, कि जिनकी बात दोनों देशों ने मान ली। संगीने डाउन, फाइटर वापस, बंदूकें विपरीत दिशाओं में, और सारे के सारे बच्चे हमारे देश में सुरक्षित लौट गए। 20 से 30 हजार के बीच की संख्या लाए। और पाकिस्तान के बच्चे भी आने लगे, तो उनसे कहा नहीं, यू कांट गो, वेयर इज योर फ्लैग। उन्होंने कहा दिस इज अवर फ्लैग। अपने टेलीफोन पर उन बच्चों ने तिरंगा दिखा दिया पाकिस्तान के। लेकिन हम विश्व बंधुत्व वाले हैं, हमने नहीं रोका। मोदी जी की उदारता देखिए, संसार हमारा परिवार है। इन्होंने जो हमारे साथ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये करने दीजिए, हम तो परिवार मानते हैं। कोई बिगड़ रहा है बिगड़ जाए, एटम बम मारेंगे कह रहे थे, आज तो आटा एटम बम हो गया, वहाँ आटा नहीं मिल रहा है। और वहाँ से थैंक यू मोदी जी, थैंक यू तिरंगे, थैंक यू इंडिया, ये कहा गया। अब देखिए पाकिस्तान के लोगों ने, मैं एक दिन टीवी में देख रहा था कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए, तभी देश बचेगा। लोग उदाहरण दे रहे, आज स्टडी कर रहे, आज मोदी जी क्या कर गए भाई ऐसा। जी, जनधन योजना से लेकर शौचालय से लेकर जो मजाक बनाते थे, आज स्टडी कर रहे हैं विश्व। हमारा जो विपक्ष था, मैं हर बार कहता हूँ, नादानी नहीं करनी चाहिए, बचकाना नहीं करना चाहिए। ये आपने अच्छी बात की अजय भट्ट जी, की जो हमने कहा था हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी में सबसे पहले नाम आता है आत्मनिर्भर भारत का। अगर जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भारत में ही बनाएंगे और हम भारत में ही बेचेंगे, और हम बिल्कुल भी जिस तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब आने वाला समय हमारा है। पहले ये विचार क्यों नहीं आया? तो देश के रक्षा राज्य मंत्री से मैं इस समय बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा बोलबाला तो आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस सेक्टर में ही है। आपकी राय इस पर? देखिए, मैंने आपसे कहा है ना, आपने देख लिया है अभी INS इम्फाल, अभी INS विक्रांत पिछली बार, इंडिजिनस, दुनिया कांप गई। क्या कर दिया भारत ने? हमारे पास अपना फाइटर जहाज, हमारे पास अपना प्रचंड हेलीकॉप्टर, क्या नहीं कर दिया? हमारे पास अपने रॉकेट, हमारे पास अपनी मिसाइल्स, हर चीज़। अभी तो मेरा बोलना उचित नहीं है, मैं इतना ही कहता हूं कि हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हैं। आज हम किसी से दबते नहीं हैं, और सबको पता भी है अच्छी तरह से, क्योंकि डिफेंस का MOS होने के कारण कई चीज़ें बंदिशें होती हैं। जो पब्लिक डोमेन में आ गया, मैं वही बात बता सकता हूँ। मैं पूछ हमारे पास जो पब्लिक डोमेन में, हमारे पास अपने ड्रोन, हमारे पास अपनी मिसाइल्स, क्या नहीं है, हम अपने देश में तैयार कर रहे हैं आज। हमारे पास अपने गोले, हमारे पास अपना बारूद, हमारे पास अपनी बंदूक, हमारे पास अपनी गोलियां, बुलेट, क्या नहीं है आज बताइए। आज हमारे पास, आप कहाँ चले गए थे कभी? देश के उन बुद्धिजीवियों को सोच के कभी अजीब भी लगता होगा, सोचते भी होंगे ज़रूर, और विपक्ष भी सोचते होगा कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। आज हम बाहर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ, दे दे बाबा, गोली दे दे, बारूद दे दे, जैकेट दे दे, रॉकेट दे दे, इसी में रहते थे, और हमारी कोई इज्जत नहीं थी। जब से मोदी जी ने कहा है अपने पैरों पर खड़े होंगे, आज दुनिया में इज्जत तो देखो जी, सब हमारी ओर देख रहे हैं। क्या नहीं कर दिया हमने, एक से एक चीज़ें हमने बना दी हैं। चलिए अजय भट्ट जी, आप देश के पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं। मेरा अगला सवाल पर्यटन से है, क्योंकि उस तरफ भी सरकार की एक बहुत बड़ी नज़र है। खास करके अगर मैं अयोध्या से भी जोड़ना चाहूँ, टूरिज्म सेक्टर पे बहुत बड़ा ध्यान है। उड़ान योजना आप देख लीजिए। लेकिन जो दो खास बातें इस बजट में देखने को मिली, एक तो ये कि जहाँ जिन 60 जगहों पर G20 का आयोजन हुआ था, वहाँ पर सरकार की एक खास नज़र, और लक्षद्वीप जा करके जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, उसका एक बहुत बड़ा जो चित्र है या योजना है, आगे हमें आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। क्योंकि सारे आइलैंड जो लक्षद्वीप जैसे हैं, उनको आगे बढ़ाने पर बात हो रही है। आपकी राय इस पर? पहला क्वेश्चन था आपका पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, पर्यटन पर बढ़ावा अयोध्या देने का, से जोड़ा 60 मैंने। स्थानों का। जी। देखिए, G20 तो देश में लंबे समय से हो रहा है, लेकिन G20 क्या है, कैसे होता है, उस देश की क्या संस्कृति है, वहाँ का पर्यटन क्या है, लोगों का आतिथ्य क्या है,
कैसे लोगों की जीवन शैली है। ये पहली बार सारी दुनिया ने भारत का देखा। 60 स्थानों पर गए, वो अपने आप आज पर्यटन के एक किस्म से आइकॉन बन गए हैं। वहाँ कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी या फिर हमारा रोड कनेक्टिविटी, वहाँ की हेल्थ जो सेक्टर में काम होना है, हेल्थ की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं, हर चीज़ की सुविधाएं वहाँ आज हम दे रहे हैं और उनको और डेवलप करना है। जो यहाँ पर विदेशी आए हमारे लोग, वो हमारे कल्चर को देखकर, हमारे टूरिज्म को देखकर, हमारे आतिथ्य को देख के गदगद होके गए हैं। वो भारत के गुणगान कर रहे हैं जैसे वो हमारे पर्यटन के एम्बेसडर हो गए होंगे, राजदूत बन के आज बात हो रही है। हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वीज़ा ऑन अराइवल भी हम कुछ देशों को दे रहे हैं और साथ में ई वीज़ा हम लगभग 160 से ज़्यादा देशों को दे रहे हैं। हर तरफ से उनकी सुरक्षा, उनके रहने का, उनके घूमने का, उनको गाइड क्या नहीं दे रहे हैं हम, हर चीज़ की हम अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर रहे हैं एक किस्म से। अयोध्या में जो आपने कहा, राम तो जीवन के आधार हैं। मर्यादित जीवन किसी को जीना है तो रामायण पढ़े, अपने संकटों को दूर करना है तो रामायण पढ़े और एक ही का जाप करते रहे, श्री राम जय जय राम। आप गिन लीजिए 13 शब्द हैं, 13 शब्दों का ये महामंत्र है। कभी भी उठते बैठते कोई परेशानी आए, आपको कोई मानसिक कष्ट हो, एक ही काम करिए, श्री राम जय राम। आप गिनिए, श्री राम जय राम। 13 शब्दों का सिद्ध मंत्र है। इसमें इतनी बड़ी ताकत है जी। क्या परिवार होना चाहिए, क्या बचपना होना चाहिए, गुरुजन कैसे होते हैं, माता पिता की आज्ञा कैसे पालन होती हैं, आदर्श जीवन कैसे होता है और तामसी शक्तियों का नाश कैसे होना चाहिए। वो परेशान करती हैं सज्जनों को, ऋषि मुनियों को, ये मेरा मतलब सज्जनों को परेशान करते हैं तो उनके प्रति समाज का क्या दायित्व है, राजा को कैसा होना चाहिए, किस तरह से पुत्र मोह तो होता ही है लेकिन जनहित में जानते हुए भी दशरथ जी ने उनको बन जाने के लिए आदेश दे दिया, कैसे होना चाहिए, पिता की आज्ञा कैसी होती है, वचनों को कैसे पालन किया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण माने विद्वान, उस कुल में पैदा होते हुए भी भटक जाता है और अहंकारी हो जाता है और दुष्चरित्र हो जाता है, समाज विरोधी होता है, राजा का काम जो है उसके विपरीत काम करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो रावण का अंत कैसे होता है, उस आसुरी शक्तियों का अंत कैसे होता है, जबकि वो ब्रह्म को जानने वाला था। ये उसके अंदर है, विनम्रता है, त्याग है, साधु संतों की सेवा है और किस तरह से होती है और उदारता कैसी है, और वो सारी चीज़ें प्रभु राम में दिखाई देती हैं। वो सर्वत्र पूजे जाते हैं। इसलिए आज आप देख भी रहे हैं अयोध्या में जो हुआ वह ऐतिहासिक हुआ। प्रभु राम ने जरूर कहा होगा उस समय, 500 साल के बाद ही जो भी हुआ है मुकदमा उसी समय ठीक होगा जब भारत में एक संत हृदय के व्यक्ति राजर्षि सत्ता में बैठेंगे। उसी समय उनसे श्री गणेश कराया जाएगा, शिलान्यास हुआ ना पिछली बार, और उसी समय उन्हीं संत से लोकार्पण कराया जाएगा। ट्रस्ट ने उनको तब भी बुलाया और इस बार भी बुलाया। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। और कुछ लोगों को कुमति ऐसी आई, कहा नहीं जाएंगे, ये फलाने का कार्यक्रम, ये फलाने का। अरे राम किसी एक के थोड़ी हैं, सबके हैं भाई। अक्षत वितरण हो रहा था, बीएचपी कर रहे थे, उसे भाजपा क्यों कह रहे थे? बीएचपी स्वतंत्र बॉडी है, मैं तो उसमें भी गया, एक अच्छी चीज़ है, प्रभु का आमंत्रण था, अपने घरों में रख लेते, सुमति आती आपको। इसमें भी राजनीति देख रहे हैं क्या? आपने क्यों नहीं करा अक्षत वितरण? आप क्यों नहीं गए अयोध्या आपको बुलाने के लिए जब आए थे जो बड़े लोग थे? तो प्रभु से तो हम इतना ही कह सकते हैं कि राजनीति में पक्ष विपक्ष को ठीक होना चाहिए। विपक्ष आई ओपनर होता है और जो सत्ता पक्ष होता है वो मानता है। बड़ा स्नेह से चलता था पहले से, ठहाके लगते थे। आज तो ऐसे चलता है विपक्ष, मेरे बैल के सींग तीखे हैं कहता है, बस कुछ ना होते हुए भी। इसीलिए ये दुर्गति को जा रहा है विपक्ष। मैं तो प्रभु से कहूँगा, प्रभु सुमति दीजिएगा
क्योंकि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। और हमारा विपक्ष कमज़ोर होता हमारे लिए भी तो संकट है, लोकतंत्र कैसे चलेगा। इसलिए हम तो यही कामना करते हैं कि विपक्ष को सुमति दें प्रभु। अजय भट्ट जी, ये एक धार्मिक भाग था जो आपने हमें बताया। अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या अयोध्या में आने वाले समय में आपको टूरिज्म जो सेक्टर है वो कितना डेवलप होता हुआ? वो तो डेवलप हो गया है। आज तक के आंकड़े देख लीजिए, आज तो बढ़ गए होंगे। 3-4 दिन पहले आंकड़े आए थे कि ऐतिहासिक हो गया, भीड़ लगी है, जगह नहीं है, हवाई जहाज़ फुल हैं, ट्रेनें फुल हैं, जगह जगह से देश से लोग आ रहे हैं, गाड़ियां फुल हैं, अपने वाहन फुल हैं, रुकने के स्थान कम पड़ रहे हैं जी। और राज्य अपने अपने वहाँ पर अतिथि गृह खोलने लग गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने तो पैसा भी दे दिया है, इसी तरह से हर राज्य दे रहे हैं। आप खुद उत्तराखंड से हैं? हाँ, मैं इसीलिए मुझे जानकारी है कि धीरे धीरे सब राज्य दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, पर्यटन में तो बूम आ गई है, वो धार्मिक पर्यटन में। इसी तरह से चाहे बनारस हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे 4 धाम हो, आप देख लीजिए कायाकल्प हो गया देश का। और पर्यटक जो आ रहे हैं लगातार और लगातार आ रहे हैं। इतिहास बदल गया भारत का, लोगों का नज़रिया बदल गया। अब आप देख लीजिएगा, अभी यूएई में एक मंदिर का, हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिसकी पहली ईंट वहाँ के किंग कहिए, वहाँ के सुल्तान कहिए, वहाँ के नवाब कहिए, जो अल्पसंख्यक है, उन्होंने रखी। बनाने को ज़मीन दी है, सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं जल्दी करो करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ही वहाँ के लोग बुला रहे हैं, जिसमें कम से कम 200 मतों को मानने वाले, चाहे वो धार्मिक हों चाहे पंथ हैं, वो विश्व को उस समय भारत का संदेश देंगे कि हम सब एक हैं। जो हम लोग बार बार कहते हैं कि एक पृथ्वी पर हम रहने वाले हैं, एक परिवार के हैं, हमारा एक फ्यूचर है, वो संदेश वहाँ से और जाने वाला है। अजय भट्ट जी, आखिर में आपसे समझना ये चाहूँगी कि जैसे कि प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप गए थे तो उन्होंने लोगों को बताया कि ऐसे हमारे देश में भी कई जगह हैं जो कि आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या टूरिज्म सेक्टर ने ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया है? बिल्कुल और कर रहे कैसे हैं। उसके लिए क्या योजना है? बिल्कुल कर रहे हैं, हर जगह पर कर रहे हैं। जैसे सिंधु दुर्ग के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बात किया था। बिल्कुल, सिंधु दुर्ग है और अन्य दुर्ग हैं, जितना प्रधानमंत्री जी ने कहा वो, और हमारी स्टडी टीम पर चल रही है। देखो अपना देश, लोगों को पता ही नहीं था। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी अगर किसी ने पढ़ी हो तो देखिए, आज अंग्रेज समेत देश के लोग वहाँ पर तांता लगा रहता है। लाक्षागृह हमारे देश में है, हम्पी हमारे यहाँ पर है, हमारे ही प्रदेश में, हमारे देश के एक प्रदेश में है। और जहाँ माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का विवाह हुआ, त्रिजुगी नारायण, वहाँ अग्नि आज भी जल रही है। देश और दुनिया के लोग आके अपने बच्चों के फेरे करा रहे हैं। वहाँ पर्यटन भी फल फूल रहा है। अब तो माताएं बहनें, उस गांव के लोग पकवान से लेकर सगुन के गीत गाने से लेकर सारी चीज़ें करती हैं। आपका उत्तराखंड सबसे ज़्यादा फलित माना जाता है टूरिज्म सेक्टर के लिए, वहाँ एक से एक जगह है। नहीं है, सब जगह है। पाताल भुवनेश्वर है, जहाँ आपको बड़े से मैदान में इतना सा रास्ता है, पहले रस्सी पकड़ के जाते थे और मसाल जला के जाते थे। नीचे 2 नदियाँ बहती हैं, एरावत हाथी बना है, बासुकी नाग है, लोग कहते हैं हिमालय को जा रही हैं, और थोड़ी ऑक्सीजन की कमी वहाँ भी होती है। अब तो लाइट लगा दी है। एक से एक बड़ी चीज़ें हैं, क्या नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लाक्षागृह यहाँ है, आप देख लीजिए। तमिलनाडु में इतनी बड़ी चीज़ें हैं, केरल में हमारा एक से एक बड़ी चीज़ें हैं। आप कहीं पर जाइए, पश्चिम बंगाल में जाइए, चाहे आप कोई प्रदेश पकड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश आप धार्मिक स्थल है, हिमाचल देख लीजिए, कहीं देखिए, JNK में देख लीजिए, वहाँ पर जो शंकराचार्य जी का मंदिर है, वो जो देखा मैंने, शिवलिंग इतनी ऊंचाई में, इतना बड़ा शिवलिंग जो टनों का होगा, उस जमाने में कौन ले गया होगा। चढ़ ही नहीं सकता, न क्रेन होती थी न कुछ होती थी, यूँ पहाड़ से ऊपर को। अब तो सीढ़ी बन गई है। मिरेकल है ये सब, अद्भुत है हमारे यहाँ। इसलिए कुछ भी बोल पाना संभव नहीं है। पर्यटक, अब सारे विश्व के पर्यटक भारत की तरफ उमड़ रहे हैं। हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास तालाब हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास हिमालय हैं, हमारे पास धार्मिक पर्यटक हैं, पर उनको दिखाने की और लोगों को बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे वीडियो बन रहे हैं। और वो हमारा जो आपके पास है, हमारा हॉल्टी टूरिज्म है, हमारा बॉर्डर टूरिज्म है, हमारे जितने भी विलेज टूरिज्म है, हम कहीं पर भी है। हमारा एक से एक टूरिज्म। हमारे गांव में, मैं बता तो रहा हूं कि गांव में आज मैं गुंजी गया था,
प्रधानमंत्री जी भी गुंजी गए थे, अभी बीच में आपने देखा होगा आदि कैलाश गए थे, उससे 2 दिन पहले मैं गया था वहाँ देखने के लिए अपने विभाग की तरफ से। तो वहाँ पर लोगों ने अपने इतने अच्छे स्टे होम बनाए हैं, इतने अच्छे बना रखे हैं होम स्टे, और 1500 रुपये में रात का आपका रहने के लिए अच्छा साफ सुथरा बिस्तर, पानी, बिजली, भोजन, यानी कि वहाँ पर भी एक बूम आई हुई है जी। तो हर जगह पर टूरिज्म में तो हमारी आर्थिक रीढ़ बनेगा, बन गया है, बनते जा रहा है, गांव गांव में आज फैल रहा है। अब मैं छोटी सी बात में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बता दूं आपको। नीम करौली महाराज का आश्रम है कैंची धाम, और वहाँ 10 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है आजकल, और लोग श्रद्धा से गदगद रहते हैं। लोगों ने जो अपने घरों में जो कमरे थे वो एक किस्म से होम स्टे बनाए हैं, तो वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लोगों के पास आज धन की कमी नहीं है वहाँ। अजय भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर से इस बार का जो बजट है वो यह बता रहा है कि रक्षा जगत के लिए सरकार ने बहुत कुछ सोच रखा है, और जिस ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, जिसका सपना भारत देख रही है, निश्चित तौर से इस बजट का एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो देश को मिलने जा रहा है। आगे भी आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।